नमस्कार, मैं सोनिका चौधरी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सोनिका चौधरी में। आज हम एनसीईआरटी कक्षा 7 हमारे अतीत भाग 2 का अध्याय 10 देखेंगे। और जो हमने एनसीईआरटी किताबों की जो श्रृंखला प्रारंभ की थी उसमें यह आज एक अगला वीडियो है और यह राजस्थान की सभी कंपटीशन एग्जाम के लिए उपयोगी है। अध्याय 10 18वीं शताब्दी में नए राजनीतिक गठन, यानी 18वीं शताब्दी के बारे में इसमें बताया गया है। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु, यानी औरंगजेब की मृत्यु कब हो गई थी? 1707 में। औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य का पतन प्रारंभ हो गया था। 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ, यानी पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? 1761 में। और औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? 1707 में। ये एनसीईआरटी किताबों के जितने ये प्रश्न निकल सकते थे वन लाइनर मैंने निकालने की कोशिश की है। मुगल साम्राज्य और प्रवर्ती मुगलों के लिए संकट की स्थिति। अब औरंगजेब की मृत्यु कब हो गई थी? 1707 में। अब 1739 में दिल्ली पर ईरान के शासक नादिर शाह ने 1739 में आक्रमण किया था, यानी नादिर शाह ने आक्रमण कब किया था? 1739 में। नादिर शाह के आक्रमण के बाद अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली ने 1748 से 1761 के बाद बीच 5 बार उत्तरी भारत पर आक्रमण किया व लूटपाट मचाई थी। यानी नादिर शाह के आक्रमण के बाद कौन आया था? अहमद शाह अब्दाली। और यह कौन था? एक अफगान शासक था। और जो पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था वो इसी ने लड़ा था। किसने? अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच ये युद्ध हुआ था। नादिर शाह भारत से तख्ते ताउद यानी मयूर सिंहासन ले गया, यानी अब उसने 5 बार आक्रमण किया था। तो ये जो अफगान शासक थे जब आक्रमण करते थे तो लूटपाट करके ये भारत से अच्छा खासा सोना यहाँ से ले गए और तख्ते ताउद यानी मयूर सिंहासन भी ये यहाँ से ले गए थे। अगर किसी को पता है तो आंसर इसकी ये बताएं कि मयूर सिंहासन किसने बनाया था। मुगल दरबार में अभिजात वर्गों के विभिन्न समूहों में पारस्परिक प्रतिद्वंदिता ने मुगल दरबार को कमजोर कर दिया था। अब क्या है कि औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? 1707। उसके बाद क्या हुआ? मुगल दरबार में गुटबंदी चालू हो गई थी। अब गुटबंदी में कौन थे? इनमें 2 गुट बन गए थे। एक तो था ईरानी और एक था तुरानी। तुरानी कौन थे? जो तुर्क मूल के थे वो, और एक था ईरानी। ये 2 गुट बने थे, इन्होंने अपने क्या था? इन्होंने मुगल सम्राटों को अपने हाथों की कठपुतली बना लिया था। इस अभिजात वर्ग द्वारा 2 मुगल बादशाहों फर्रुखसियर का काल कब से है? 1713 से 1719 और आलमगीर द्वितीय 1754 से 1759 की हत्या कर दी। यानी ये इतने शक्तिशाली हो गए थे कि इन्होंने मुगल जो बादशाह है इनकी भी हत्या कर दी। किस किस की? एक तो फर्रुखसियर और एक आलमगीर द्वितीय की। अब अहमद शाह और शाह आलम, ये 2 सम्राट और बादशाह और थे। अहमद शाह और शाह आलम द्वितीय को उनके अभिजातों ने अंधा करवा दिया। यानी 2 की तो इन्होंने क्या कर दी? हत्या करवा दी। किस किस की? फर्रुखसियर और आलमगीर द्वितीय की। और अहमद शाह और शाह आलम द्वितीय को इन्होंने क्या कर दिया? अंधा कर दिया। अब नए राज्यों का उदय। अब जो मुगल जो बादशाह थे वो कमजोर होने लग गए थे, तो इनके जो पहले अधीनस्थ राज्य थे वो क्या हो गए? होने लग गए। अब इनसे अलग होकर अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित करने लग गए। 18वीं शताब्दी के राज्यों को 3 भागों में बांटा जा सकता है। 18वीं शताब्दी के राज्यों को कितने भागों में बांटा जा सकता है? 3 भागों में। अवध, बंगाल, हैदराबाद, ये काफी हद तक स्वतंत्र राज्य थे। इन्होंने मुगल बादशाह
इसे औपचारिक तौर पर अपने संबंध नहीं तोड़े थे। यानी पहले ये क्या थे, इनके अधीन थे, लेकिन ये इतनी मुगल साम्राज्य से इतनी दूर थे कि ये काफी हद तक क्या थे, स्वतंत्र थे, और उन्होंने औपचारिक तौर पर इनसे अलग नहीं हुए थे। ये क्या कहते थे कि भी हम उनके अधीन नहीं है। ऐसे राज्य जो मुगलों के पुराने शासनकाल में वतन जागीर के रूप में काफी स्वतंत्र थे, इनमें कई राजपूत नरेश भी शामिल थे। अब दूसरे प्रकार के कौन से थे, जो जिनका मुगलों से पुराना संबंध था, इसमें कौन आते हैं, राजपूत शासक आते हैं। तीसरी श्रेणी में मराठों, सिखों और जाटों के राज्य आते हैं। ये विभिन्न आकार के थे। उन्होंने कड़े और लंबे संघर्ष के बाद मुगलों से स्वतंत्रता छीन ली थी। यानी तीसरी श्रेणी में कौन थे, मराठे, सिख और जाट थे, और उन्होंने कड़े संघर्ष से अपनी स्वतंत्रता प्राप्त की थी। जैसे हमने 200 साल की गुलामी से स्वतंत्रता प्राप्त की थी ना, वैसे इन्होंने की थी। पुराने मुगल प्रांत। अब पुराने मुगल प्रांतों में जिन उत्तराधिकारी राज्यों का उद्भव हुआ, उनमें से 3 राज्य प्रमुख थे। कौन कौन से, अवध, बंगाल और हैदराबाद। 3 राज्य का उदय हुआ किस किस का, अवध, बंगाल और हैदराबाद। अवध का संस्थापक सादत खान अवध का संस्थापक कौन था, सादत खान। मुर्शिद कुली खान, ये कहाँ का था, बंगाल का। और आसफ जहां कहाँ का था, हैदराबाद का। यानी अवध का संस्थापक सादत खान, बंगाल का कौन है, मुर्शिद कुली खान, और हैदराबाद का कौन है, आसफ जहां। ऐसे व्यक्ति थे जिनका मुगल दरबार में महत्वपूर्ण स्थान था। कैसा स्थान था, महत्वपूर्ण स्थान था। अब टाइपिंग मिस्टेक कहीं कहीं हो जाती है, तो इसके लिए माफ करना। आसफ जहां और मुर्शिद कुली खान दोनों को 7,000 का दर्जा दिया गया था, जबकि सादत खान कहाँ का था, अवध का, तो उसका दर्जा कितना था, 6,000 जात का। जो मुसलमान, ये मुगल जो सम्राट था, मुगल जो सम्राट थे, इनमें क्या थे, जात का एक पद था, तो उसमें इसका क्या दर्जा था, 7,000 का। और एक जो सादत खान है, अवध के संस्थापक, उनका दर्जा क्या था, 6,000 का। अब आप सभी के लिए एक क्वेश्चन है कि पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था और किस किस के बीच में हुआ था। अगर आप आंसर आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और बताएं अगर कोई कमी है तो वो भी वीडियो में आप बताएं। हैदराबाद। अब हैदराबाद निजाम उल मुल्क आसफ जहां, यानी आसफ जहां का पूरा नाम क्या है, निजाम उल मुल्क आसफ जहां। इसका कार्यकाल कब से कब तक है, 1724 से 1748, जिसने हैदराबाद राज्य की स्थापना की थी। मुगल बादशाह फर्रुखसियर के दरबार का एक अत्यंत शक्तिशाली सदस्य था। यानी आसफ जहां किसके समय में था, फर्रुखसियर के समय इसके दरबार का एक महत्वपूर्ण सदस्य था। आसफ जहां को सबसे पहले अवध की सूबेदारी सौंपी गई थी। आसफ जहां को सबसे पहले किसकी सूबेदारी सौंपी गई थी, अवध की सूबेदारी सौंपी गई थी, और बाद में दक्कन का कार्य क्षेत्र भी इसको दिया गया था। पहले अवध और बाद में किसका दिया गया था, दक्कन का। दक्कन में होने वाले उपद्रवों और मुगल दरबार में चल रही प्रतिस्पर्धा का फायदा उठाकर आसफ जहां उस समय उस क्षेत्र का वास्तविक शासक बन गया। यानी उसको क्या कहा था कि जो उपद्रव हो रहे हैं उसको वह दबाए। तो और मुगल दरबार में उस समय क्या चल रही थी, प्रतिस्पर्धा चल रही थी, तो उसका फायदा किसने उठाया, आसफ जहां ने, और वहां उसका वह वास्तविक शासक बन गया। हैदराबाद राज्य पश्चिम में की और मराठों के विरुद्ध और पठारी क्षेत्र के स्वतंत्र
तेलुगु सेना नायकों के साथ युद्ध में व्यस्त रहता था। यानी जो हैदराबाद का शासक था वो पश्चिम में किसके विरुद्ध, मराठों के विरुद्ध, और जो पठारी क्षेत्र था तेलुगु के सेना नायकों के साथ युद्ध में व्यस्त रहते थे। यानी अपने पड़ोसियों के साथ ही झगड़ा करते रहते हैं। जैसे अब रूस ने किस पे कर रखा है, यूक्रेन के ऊपर। अब अवध बुरहान उल मुल्क शहादत खान को 1722 में अवध का सूबेदार नियुक्त किया गया था। अवध गंगा नदी के उपजाऊ मैदान में फैला हुआ था और उत्तरी भारत और बंगाल के बीच व्यापार का मुख्य मार्ग इसी से होकर गुजरता था। यानी जो अवध जो स्थान है वो कहाँ है, गंगा नदी के उपजाऊ मैदान में फैला हुआ था और इससे गुजरकर कहां से कहां रास्ता जाता था, भारत तथा बंगाल के बीच यह मुख्य मार्ग था। बुरहान उल मुल्क ने अवध क्षेत्र में मुगल प्रभाव को कम करने की कोशिशों के चलते मुगलों द्वारा नियुक्त अधिकारियों जागीरदारों की संख्या में कटौती कर दी और अपने निष्ठावान सेवकों को नियुक्त कर दिया। अब इसने क्या किया, बुरहान उल मुल्क ने, जहां पहले मुगल सैनिक थे या जो प्रशासक थे उनको उसने हटाना वहां से प्रारंभ कर दिया और जो उसके खुद के निष्ठावान और विश्वासी सेवा पात्र थे उनको वहां नियुक्त कर दिया। अब बंगाल, मुर्शिद कुली खान बंगाल के नवाब थे, यानी कि प्रांत के प्रतिनिधि थे। यानी उसको अलग से इसको नियुक्त नहीं किया था, सिर्फ ये क्या था कि प्रांत का प्रतिनियुक्ति था। मुर्शिद कुली खान को औपचारिक रूप से सूबेदार कभी नहीं बनाया गया था, लेकिन वास्तविक मालिक तो वही बन के बैठा था, लेकिन जो मुगल साम्राज्य था उसकी तरफ से इसको औपचारिक सूबेदार नहीं बनाया था। जैसे अवध का बनाया था ना उसको। बंगाल और साहूकारों के बीच हैदराबाद और अवध में जो घनिष्ठ संबंध था वह अलीवर्दी खान के शासनकाल में बंगाल में स्पष्ट दिखाई दिया और उसके शासनकाल में जगत सेठ का साहूकार घराना अत्यंत समृद्धिशाली हो गया था। बंगाल और साहूकारों के बीच हैदराबाद तथा अवध में जो घनिष्ठ संबंध थे, यानी जो बंगाल के साहूकार थे उनका किसके साथ था, हैदराबाद और अवध के समय। और अलीवर्दी जो खान था, जो अवध इधर था, कौन था, सिराजुद्दौला के समय। ये जगत सेठ वहां का एक अत्यंत समृद्धिशाली घराना हो गया था और इसने वहां की राजनीति में बहुत हस्तक्षेप भी किया था सिराजुद्दौला के समय। हैदराबाद, अवध, बंगाल ने राजस्व वसूली के लिए इजारेदारी के साथ ठेके कर लिए थे, यानी राजस्व वसूलते थे ये तीनों, जो हैदराबाद, अवध, बंगाल, उन्होंने क्या किया था, इजारेदारी के साथ ठेके कर लिए थे। लेकिन इजारेदारी की प्रथा मुगलों द्वारा पूर्णतः नापसंद की गई थी। लेकिन जो मुगल साम्राज्य था उसके द्वारा ये इजारेदारी प्रथा उनको ये पसंद नहीं थी, वो ठेके पे ये काम नहीं देते थे। लेकिन 18वीं शताब्दी में यह प्रथा समस्त भारत में फैल गई थी। कि 18वीं शताब्दी में क्या हुआ था, यह समस्त भारत में फैल गई थी। क्या फैल गई थी, इजारेदारी प्रथा। राजपूतों की वतन जागीरी। अब जो राजपूत शासक थे, अब उनके मेवाड़ एकमात्र ऐसा राज्य था जिसने मुगलों को चुनौती दी थी, यानी उन्होंने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। महाराणा प्रताप 1572 में उदयपुर तथा मेवाड़ के क्षेत्र पर नियंत्रण के साथ गद्दी पर आसीन हुए थे। और जब महाराणा प्रताप गद्दी पे बैठे थे तो उनकी आयु कितने वर्ष की हो चुकी थी, 32 वर्ष की आयु हो चुकी थी। महाराणा प्रताप को अकबर की अधीनता स्वीकार करने के लिए अकबर ने 4 दूत भेजे थे। कितने दूत भेजे थे, 4। जलाल खां कोरची, मानसिंह, भगवंत दास, टोडरमल। और इसकी एक ट्रिक क्या है, जमा भट्टो। यानी जलाल खां कोरची, मानसिंह, भगवत दास और टोडरमल, इन चारों को क्या किया था, दूत बना के भेजा था।
आमेर और जोधपुर के राजघराने मुगल व्यवस्था में सेवारत थे। अब आमेर के शासक कौन थे? भगवान दास। उन्होंने क्या किया था? अपनी पुत्री का विवाह किसके साथ किया था? कछवाहा राजकुमारी का विवाह है आमेर की जो थी उनका विवाह किसके साथ हुआ था? अकबर के साथ। और जोधपुर के मोटा राजा उदय सिंह ने भी अपनी पुत्री का विवाह किया था अकबर के बेटे जहांगीर के साथ। जोधपुर के राजा अजीत सिंह को गुजरात की सूबेदारी और आमेर के स्वाई राजा जय सिंह को मालवा की सूबेदारी दी गई थी। अब जो जोधपुर के राजा कौन थे? अजीत सिंह। अजीत सिंह किसके बेटे थे? जसवंत सिंह के बेटे थे। तो उनको गुजरात की सूबेदारी दी गई थी। और आमेर के राजा कौन थे? सवाई जय सिंह। इनको मालवा की सूबेदारी दी गई थी। जोधपुर राजघराने ने नागौर को जीत लिया और अपने राज्य में मिला लिया। यानी जो जोधपुर के शासक थे उन्होंने क्या किया था? नागौर को अपने अधिकार में ले लिया था और उसे अपने राज्य में मिला लिया था। आमेर ने बूंदी राज्य के बड़े बड़े हिस्सों पर अपना कब्जा कर लिया था। स्वाई राजा जय सिंह ने जयपुर में अपनी नई राजधानी स्थापित की। अब जयपुर नगर किसने बसाया था? स्वाई राजा जय सिंह ने इसे क्या किया था? अपनी राजधानी बनाया था। 1722 में सवाई जय सिंह को आगरा की सूबेदारी दी गई थी। यानी 1722 में सवाई जय सिंह को क्या किया था? आगरा की सूबेदारी दे दी गई थी। 1740 के दशक में राजस्थान में मराठों का प्रारंभ हो गया था। यानी मराठों ने हस्तक्षेप करना कब प्रारंभ किया था? 1740 में। और सबसे पहले मराठे कहाँ आए थे? बूंदी में। अब जो आमेर है जयपुर का, इस बुक में उसका नाम क्या दिया गया है? अंबर दिया गया है। अंबर आमेर के शासक सवाई जय सिंह ने दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा, वाराणसी में 5 खगोलीय वेधशालाओं का निर्माण करवाया था। यानी सवाई जय सिंह ने कितनी वेधशालाओं का निर्माण करवाया था? 5 वेधशालाओं का। और कहाँ कहाँ करवाया था? दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा और वाराणसी। इसकी एक ट्रिक है डीजे बूम। तो इसकी है डी से हो गया दिल्ली। क्या है इसकी ट्रिक? डीजे बूम। डी से दिल्ली, जय से जयपुर, बी से वाराणसी, यू से उज्जैन, मैं से मथुरा। ये इसकी एक ट्रिक है। जंतर मंतर के नाम से विख्यात इन वेधशालाओं में खगोलीय पिंडों के अध्ययन हेतु कई उपकरण है। इसमें एक सूर्य घड़ी भी है। और ऐसे जो यंत्र है वो जब सूर्य की रोशनी उसमें पड़ती है तो वो जैसे चलते हैं। इतनी पुरानी वो घड़ी है, अभी तक वो चल रही है। अब सिख साम्राज्य 17वीं शताब्दी के दौरान सिख राजनीतिक समुदाय के रूप में संगठित होने लग गए। 1699 में गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। खालसा पंथ की स्थापना किसने की और कब की थी? 1699 में। और किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह ने। 1708 में गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद बंदा बहादुर के नेतृत्व में खालसा ने मुगल सेना के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। जब 1708 में गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु हो गई तो किसने संभाला था? बंदा बहादुर ने क्या किया? खालसा पंथ का नेतृत्व किया और मुगलों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। बंदा बहादुर ने बाबा गुरु नानक, अब गुरु नानक जी के आगे इस बुक में बाबा लगा हुआ है, बाबा गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह के नामों वाले सिक्के गढ़कर अपने
शासन को सार्वभौम बनाया। यानी बंदा बहादुर ने किसके नाम से सिक्के चलाए? गुरु गोविंद सिंह जी और गुरु नानक जी के। और अपनी क्या किया? सिक्के चलाकर अपने शासन को सार्वभौम बताया। बंदा बहादुर ने सतलुज और यमुना नदियों के बीच के क्षेत्र में उन्होंने अपने प्रशासन की स्थापना की और ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है यहाँ। 1715 में बंदा बहादुर को बंदी बना लिया गया था और 1716 में मार दिया गया था। यह क्या है? पॉइंट नंबर 6 है। यानी 1715 में बंदा बहादुर को क्या किया? बंदी बना लिया गया था और 1716 में इसको क्या किया था? मार दिया गया था। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो पास में एक घंटी का दिख रही है उसको भी बजाएं ताकि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब आप सभी के लिए एक प्रश्न है कि स्वाई जय सिंह ने कितनी वेधशालाओं का निर्माण करवाया था और वह कहाँ कहाँ है? कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दें। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो ये भी बताएं, अगर कुछ सुधार करना है तो वो भी बताएं। सिखों ने राखी व्यवस्था स्थापित की जिसके अंतर्गत किसानों से उनकी उपज का 20% कर के रूप में लेकर बदले में उन्हें संरक्षण प्रदान किया जाता था। अब क्या किया है सिखों ने? एक राखी व्यवस्था प्रारंभ की। इसके अंदर यह क्या करते थे? जो मान लो किसानों की फसल होती थी उसका 20% ले लेते थे कर के रूप में और बाद में उनको क्या प्रदान करते थे? संरक्षण प्रदान करते थे कि आपकी रक्षा हम करेंगे। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा को प्रेरित किया कि शासन उनके भाग्य में है। अब खालसा का अर्थ क्या है? राज करेगा खालसा। गुरु गोविंद सिंह ने क्या कहा था? कि खालसा को प्रेरित किया था कि शासन उनके भाग्य में है और उनको ये मिलेगा, ये राज करेगा खालसा। अहमद शाह अब्दाली ने मुगलों से पंजाब का समृद्ध प्रांत और सरहिंद की सरकार को अपने कब्जे में कर लिया था। जो अफगान आक्रमणकारी कौन था? अहमद शाह अब्दाली, जिसने तृतीय पानीपत के युद्ध में भाग लिया था और वो और मराठों के बीच ये युद्ध हुआ था। उसने क्या किया? पंजाब का समृद्ध प्रांत और सरहिंद की सरकार को अपने कब्जे में कर लिया। खालसा ने 1765 में अपना सिक्का गढ़कर सार्वभौम शासन की घोषणा कर दी। अब खालसा ने कब कर लिया था अपना खुद का सिक्का? पहले तो किसने चलवाया था? एक पीछे जिसने चलवाए थे, और अब ये किसने चलवाए हैं? खालसा ने अपने खुद के स्वयं के सिक्के चलवा दिए। पहले कौन था? बंदा बहादुर ने चलाए थे। उसमें क्या था? गुरु नानक जी और गुरु गोविंद सिंह जी के लिए चलाए थे। 18वीं सदी के अंतिम समय में सिख इलाके सिंधु से यमुना तक फैले थे। महाराजा रणजीत सिंह ने विभिन्न सिख समूह में फिर से एकता कायम की और 1799 में लाहौर को अपनी राजधानी बनाया था। यानी इनका शासन कहां तक हो गया था? लाहौर तक हो गया था। अब मराठा राज्य कहाँ है? अब वर्तमान इधर महाराष्ट्र है और इधर था शिवाजी। शिवाजी का जन्म 1627 से 80 तक इनका कार्यकाल रहा है। ने अत्यंत गतिशील कृषक पशुचारक कुनबी मराठों की सेना का मुख्य आधार बन गई थी। यानी शिवाजी की सेना में मुख्य सैनिक कौन थे? जो गतिशील कृषक पशुचारक होते हैं, इनको क्या कहते हैं? कुनबी। वो इस मराठों की सेना के मुख्य आधार थे। पुणे मराठा राज्य की राजधानी थी। यानी मराठों की राजधानी क्या थी? पुणे, जिसको अब पुणे है शायद। 1720 से 1761 के बीच मराठा साम्राज्य का काफी विस्तार हुआ था। 1720 के दशक तक मराठा नरेश को समस्त दक्कन प्रायद्वीप के अधिपति के रूप में मान्यता मिल गई और साथ ही
उस क्षेत्र पर चौथ और सरदेशमुखी कर वसूल करने का अधिकार भी मिल गया था। चौथ और ये सरदेशमुखी क्या थे, एक कर थे। तो इन्हें क्या मिल गया था, ये अधिकार मिल गया था कि वो दक्कन प्रायद्वीप से ये कर वसूल कर सके। 1737 में नई दिल्ली पर धावा बोलने के बाद मराठा प्रभुत्व की सीमाएं तेजी से बढ़ने लगी। अब मराठा इतने शक्तिशाली हो गए थे कि उन्होंने मुगल साम्राज्य की जो राजधानी है दिल्ली, उस पर भी आक्रमण कर दिया। और उत्तर में राजस्थान, पंजाब, पूर्व में बंगाल और उड़ीसा तथा दक्षिण में कर्नाटक और तमिलनाडु प्रदेशों तक फैल गया था। यानी इन्होंने इतना बड़ा साम्राज्य बना लिया था। औपचारिक रूप से मराठा साम्राज्य में शामिल नहीं किया गया, लेकिन इनसे मराठा प्रभुता को स्वीकार करने के तरीके के रूप में उनसे भेंट की रकम ली जाने लगी। यानी इन्होंने क्या किया, इन पे सभी में आक्रमण किया और औपचारिक रूप से मराठा साम्राज्य में नहीं मिलाया। इनसे ये क्या करते थे, एक निश्चित रकम लेते थे। और औरंगजेब ने क्या किया था, जो दक्कन का इलाका था उसने क्या किया, वहां उसने अपने उसको मुगल साम्राज्य में मिला लिया और उसके जीवन के 22 साल वहां विद्रोह दबाने में लग गए और 22 साल वह अपने मुगल साम्राज्य की राजधानी दिल्ली से दूर रहा था और वही उसकी कब्रगाह बनी दक्षिण भारती, और वही उसकी मृत्यु भी हुई थी। मराठों ने अनेक राज्य शत्रु बन गए थे। अब अनेक राज्य शत्रु कैसे बन गए थे, अब हम जैसे सबने मराठों ने क्या किया, सब पड़ोसियों पे आक्रमण कर करके उनको शत्रु बना लिया। सबसे वो क्या लेते थे, कर लेते थे। तो 1761 में पानीपत की लड़ाई में अन्य किसी भी शासक ने उसकी सहायता नहीं की। यानी जो मराठा पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था, किस किस के बीच हुआ था, अहमद शाह अब्दाली और मराठा शासक में हुआ था। तो उस समय किसी ने भी इनकी सहायता नहीं की थी। इन्होंने अपने इतने शत्रु बना लिए थे। मराठों ने कृषि को प्रोत्साहित किया तथा व्यापार को पुनर्जीवित किया, जिससे सिंधिया, गायकवाड़, भोसले जैसे मराठा सरदारों को शक्तिशाली सेनाएं खड़ी करने के लिए संसाधन मिल सके। अब सिंधिया कहाँ है, ग्वालियर मध्य प्रदेश में। गायकवाड़, भोसले ये क्या थे, प्रमुख मराठा सरदार थे और इन्होंने अपनी शक्तिशाली सेनाएं खड़ी कर ली थी संसाधनों के बल पर। 1720 के दशक में मालवा में मराठा अभियानों ने उस क्षेत्र के स्थित शहरों के विकास व समृद्धि में कोई हानि नहीं पहुंचाई। यानी जो मालवा और मराठा के इन्होंने अभियान किया था, उन्होंने वहां उसमें नगरों को कोई हानि नहीं पहुंचाई थी। उज्जैन सिंधियों के संरक्षण में और इंदौर होलकर के संरक्षण में फलता फूलता रहा था। यानी उज्जैन किसके संरक्षण में था, सिंधियों के, और इंदौर किसके था, होलकर के संरक्षण में था। अब चंदेरी के क्षेत्र में उत्पादित रेशमी वस्त्र, कहते हैं ना चंदेरी का सिल्क, चंदेरी के क्षेत्र में उत्पादित रेशमी वस्त्रों को मराठों की राजधानी पुणे में नया बाजार मिल गया था। यानी जो चंदेरी सिल्क था उसका मुख्य बाजार कहाँ था, मराठों की राजधानी पुणे में। चौथ, जमींदारों द्वारा वसूले जाने वाले भू राजस्व का 25% दक्कन के क्षेत्र से मराठे यह कर लेते थे। यानी चौथ कहां से वसूल करते थे, जो दक्कन का एरिया था वहां से मराठे यह 25% यानी राजस्व वसूल करते थे। सरदेशमुखी दक्कन में मुख्य राजस्व संग्रहकर्ता को दिए जाने वाले भू राजस्व का हिस्सा था। अब नोट है, बाजीराव, अब नोट करके लिखेंगे,
बाजीराव प्रथम जो बाजीराव बल्हाल के नाम से भी जाने जाते हैं। ये किसके पुत्र थे? ये पेशवा बालाजी विश्वनाथ के पुत्र थे। वह एक महान मराठा सेनापति थे। जो बाजीराव है वो क्या थे? एक महान मराठा सेनापति थे। उन्हें विंध्य के पार मराठा राज्य के विस्तार का श्रेय प्राप्त है तथा वे मालवा, बुंदेलखंड और गुजरात और पुर्तगालियों के खिलाफ सैन्य अभियानों के लिए भी जाने जाते हैं। यानी इन्होंने ये सैन्य अभियान भी किए थे। अब नेक्स्ट है, ये मिस्टेक हो गई, जाट। अब जाट राज्य पहले कौन थे? मराठे। अब कौन है? जाट। यानी अब जाटों ने भी 17वीं और 18वीं शताब्दी में अपनी सत्ता सुदृढ़ कर ली थी। यानी औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो अलग अलग राज्य बने थे उनमें राजपूत भी थे, मराठे भी थे और जाट राज्य भी थे। अब चूड़ामन के नेतृत्व में जाटों ने दिल्ली के पश्चिम में स्थित क्षेत्रों पर अपना अधिकार कर लिया था। यानी जो जाट शासक था कौन? चूड़ामन। तो उसने क्या किया था? दिल्ली के पश्चिम में स्थित क्षेत्रों पर अपना अधिकार कर लिया था। 1680 के दशक तक आते आते जाटों का प्रभुत्व दिल्ली और आगरा के बीच के क्षेत्र में शुरू हो गया था। यानी 1680 में जाटों का कहां से कहां प्रारंभ हो गया था? दिल्ली और आगरा के बीच। जाट क्या थे? समृद्ध कृषक थे और उनके प्रभुत्व क्षेत्र में पानीपत और बल्लभगढ़ जैसे शहर महत्वपूर्ण केंद्र बन गए थे। पानीपत और बल्लभगढ़ वर्तमान में कहाँ है? हरियाणा में। ये क्या थे? समृद्ध केंद्र बन गए थे। सूरजमल के समय भरतपुर महत्वपूर्ण शक्तिशाली राज्य बन गया था। जो भरतपुर के शासक कौन थे? महाराजा सूरजमल। उन्होंने भरतपुर को एक शक्तिशाली राज्य बना लिया था। 1739 में जब नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया था तो दिल्ली के प्रतिष्ठित जो लोग थे उन्होंने कहाँ शरण ली थी? भरतपुर में शरण ली थी कि वो इतने शक्तिशाली है कि नादिर शाह वहां आक्रमण करने की हिम्मत नहीं कर सकता। जो मराठा थे उन्होंने कहाँ शरण ली थी? भरतपुर में शरण ली थी। भरतपुर का किला काफी हद तक पारंपरिक शैली में बनाया गया है। वहीं डींग अपन पढ़ते हैं ना, डीग के महल, तो लेकिन उसमें ये बुक में क्या दिया गया है? दीग। और आमेर का क्या नाम दिया गया है? अंबर नाम दिया गया है। डींग में जाटों ने अंबर, आमेर और आगरा की शैलियों का समन्वय करते हुए एक विशाल बड़ा महल बनवाया था। यानी डीग में जो महल बनवाया था वो किन शैलियों पे बना था? आमेर और आगरा की शैलियों का समन्वित रूप था। शाही वास्तुकला से जिन रूपों को पहली बार शाहजहां के युग में जोड़ा गया था, दीग की इमारतें उन्हीं रूपों के नमूने पर बनाई गई है। यानी जो शाहजहां के युग में जो चलते थे उसी नमूने पे ये महल बनाए गए थे। जाटों की शक्ति सूरजमल के समय पर पराकाष्ठा पर पहुंची, जिन्होंने 1753 के दौरान भरतपुर जाट राज्य को आधुनिक राजस्थान में संगठित किया था। यानी जाटों की जो शक्ति उन्होंने अपना साम्राज्य कहाँ स्थापित किया था? भरतपुर में। और भरतपुर कहाँ है? आधुनिक राजस्थान में। सूरजमल के राजनीतिक नियंत्रण में जो क्षेत्र शामिल थे उनमें आधुनिक पूर्वी राजस्थान, दक्षिणी हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दिल्ली आदि शामिल थे। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर कुछ कमी है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। सूरजमल ने भरतपुर का प्रसिद्ध लोहागढ़ का किला बनवाया था और इस क्षेत्र में बने सबसे मजबूत किलों में से एक है।
यानी जो लोहागढ़ का किला है वो किसने बनवाया था? सूरजमल ने बनाया था। और भरतपुर के ये मजबूत किलों में से एक है। अब इस पाठ के कुछ प्रश्न उत्तर है। अब फौजदार किसको कहते हैं? एक मुगल सैन्य कमांडर, यानी फौजदार क्या होता है? एक सैन्य अधिकारी होता है। सूबेदार प्रांत का, जैसे अवध के सूबेदार थे, बनाए थे, आमेर के ऐसे बनाए थे। इजारादार क्या थी? एक राजस्व कर्षक व्यवस्था थी। मिसल क्या है? सिख योद्धाओं का एक समूह है। मिसल क्या है? एक सिख योद्धाओं का समूह है। चौथ क्या था? मराठों द्वारा लगाया गया कर था। अब कुणबी क्या था? कुणबी मराठा कर्षक योद्धा थे। जो शिवाजी महाराज की जो क्या थी? सेना थी, उसमें जो सारे सैनिक थे वो क्या थे? एक कर्षक जाति के थे, तो उसका क्या था नाम? कुणबी। उमरा क्या थे? उच्च अभिजात के जो लोग होते थे वो स्वयं को क्या कहते थे? उमरा कहते थे। अब रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, ये इसमें मैंने कंप्लीट करके ही दिया है। अब आप सभी के लिए एक क्वेश्चन है कि लोहागढ़ का जो भरतपुर में दुर्ग है वो किसने बनवाया था? कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दें। रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। औरंगजेब ने दक्कन में एक लंबी लड़ाई लड़ी थी, कम से कम 22 साल ये दक्कन में रहा था। उमरा और जागीरदार मुगल साम्राज्य के शक्तिशाली अंग थे। आसफ शाह ने हैदराबाद राज्य की स्थापना 18वीं शताब्दी में की थी और अवध राज्य का संस्थापक कौन था? शहादत खान। इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।